नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स है, दोनों को समझते हैं। पहला तो ये कि साउथ एशिया में जो ये रशिया ने एग्रेशन दिखाया है यूक्रेन में, इसको लेके क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज़ हैं, और साथ में ये भी कि यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से अभी वोटिंग हुई है, डिफरेंट रेजोल्यूशंस लाए गए हैं रशिया को क्रिटिसाइज़ करने में, तो उसमें इन साउथ एशियन कंट्रीज़ का क्या स्टैंड रहा जो कि इंडिया के पड़ोसी देश हैं। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो वो ये है कि ये जो अभी क्राइसिस है यूक्रेन में, जो इन्वेजन है रशिया का, इसके बाद में सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है वो हम जानेंगे। तो दो आर्टिकल्स हैं, इन दोनों को पहले देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हाउ साउथ एशिया व्यूज़ द वॉर। देखो, इंडिया के अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो यूक्रेन में जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है उसका असर पूरा हमें देखने को मिल रहा है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साउथ एशियन कंट्रीज़ ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिस्पॉन्स दिए हैं। ठीक है, तो वैसे जो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उन 7 पड़ोसी देशों के जो ओपिनियन है वो बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिले। जैसे कि एक तो अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, इन्होंने तो रशिया को जब क्रिटिसाइज़ करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाया गया ना, तो इन्होंने सीधा सपोर्ट किया कि रशिया का ये कदम बिल्कुल गलत था। दूसरी तरफ अगर देखें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एब्सटेन कर दिया। और तीसरी तरफ अगर देखें मतलब ये दोनों हो गए दो ही तरीके से, ठीक है, कि एक तो रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया, और बाकी एब्सटेन कर दिया। ओके, और सपोर्ट किसी ने किया है नहीं कि हाँ जी रशिया ने बहुत सही किया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो नेपाल, जो कि ऑलरेडी अभी करंटली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर भी है, और आप देख लो कि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने रेजोल्यूशन लाया था ना, इसमें नेपाल का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया उसमें नेपाल ने एक अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज़बरदस्त हुआ है इस वॉर की वजह से यूक्रेन में, और इसका कारण क्या है? रशिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रही है। एक तो क्या है, ईस्टर सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी 2019 में, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी के चलते टूरिज़्म बहुत ठप हो गया था श्रीलंका में। दूसरा, फिर पेंडेमिक आउटब्रेक। अब कैसे जैसे करके थोड़ा रिवाइवल की तरफ थी इकोनॉमी, पर मुश्किलें क्या आ गई श्रीलंका में, ये रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में इन्वेड कर दिया, तो इसका असर पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल टूरिज़्म सेक्टर पे। ठीक है, इसके साथ में ये भी है कि अभी जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया ने इन्वेड किया है, तो आपको पता है क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इस केस में श्रीलंका की जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दैट मीन्स वॉल्यूम वाइज तो बहुत, मतलब वो इंपोर्ट करता है, क्वांटिटी वाइज अगर देखें क्रूड ऑयल, पर पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि महंगा हो गया। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में से भी जो हेल्प मिली है ना श्रीलंका को, वो भी बहुत कम, नाम मात्र की हो चुकी है। जैसे इंडिया ने सपोर्ट दिया है श्रीलंका को 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की, जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए $500 मिलियन श्रीलंका के लिए सेपरेट रख दिए, या फिर एक प्रोविज़न रख दिया कि श्रीलंका को जितना पैसा चाहिए इन $500 मिलियन में से उतना वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, पर वही चीज़ है कि ये $500 मिलियन भी अब कम हो गए हैं, कारण कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो रशिया जो है वो अब ये इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आ गए, बट दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया जो है, तो वहाँ पर श्रीलंका रशिया से इम्पोर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट भी किया करता है। ठीक है, इसके साथ में श्रीलंका ने एब्सटेन किया, तो उसके पीछे एक न्यूट्रलिटी का स्टैंस भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहा। इसमें अगर हम देखें तो थोड़ा कंसर्न भी रहा कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए, वो ये कि 1971 की अगर बात करें तो उस टाइम पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था श्रीलंका ने, क्योंकि जब 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान वॉर करके और फिर बाद में बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, तो श्रीलंका को उस टाइम पे ये डर था कि जिस तरीके से तमिल माइनॉरिटीज़ के साथ में वहाँ पर इश्यूज चलते रहते हैं, तो इंडिया कहीं एक बिचौलिए के तौर पे इन्वेड ना कर दे, या फिर इंडिया जो है तमिल माइनॉरिटीज़ को इतना सपोर्ट ना कर दे कि श्रीलंका के दो टुकड़े हो जाएं।
तो एक तो वो टाइम था जब श्रीलंका ने इंडिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया था, साथ में जस्ट ऑपोजिट देखें तो जो अपोजिशन पार्टी थी पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया था श्रीलंका ने, जैसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स थे उनको रीफ्यूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की थी श्रीलंका ने। बट आज की जो परिस्थिति है वो दूसरी है। इसके अलावा आप देख सकते हो टी की बात करो या फिर टूरिज्म की बात करो, दोनों सेगमेंट में श्रीलंका अंडर क्राइसिस है। पर वही चीज़ है कि अभी स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। रशिया से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है श्रीलंका, और रशिया से बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी आते हैं घूमने श्रीलंका में। तो इस चीज़ को श्रीलंका बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। तो ऐसे में श्रीलंका ने क्या कर दिया, एब्सटेन। फिर आ जाओ पाकिस्तान का तो अभी आपको पता है कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे तो पाकिस्तान यूएसए के धड़े में था। पर अभी अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब वोटिंग हुई तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एब्सटेन कर दिया, ठीक है। इसके पीछे एक तो कारण क्या है, यूएसए के साथ में रिश्ते अभी पाकिस्तान के अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान ने मिलके अफ़गानिस्तान में वॉर शुरू किया था टेररिज्म के अगेंस्ट में। बट वो टेररिज्म में यूएसए भी फेल हो गया और पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है बाइडन की प्रेसिडेंसी में, इसके अंडर में अभी तक पाकिस्तान से कोई बातचीत तक नहीं हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। रही सही में आपको पता है कि जब ये इन्वेजन शुरू किया था ना रशिया ने, उस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले इंटरनेशनल लीडर थे जो कि व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इल एडवाइज्ड बताई जा रही है कि बहुत गलत तरीके से गलत समय पे ये कदम उठाया गया। पर जब ये मीटिंग हुई ना व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान की, तब यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर जो कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में डिप्लॉयड हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कदम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और पाकिस्तान पे दबाव भी बनाया। तो इमरान खान की स्पीच आपने देखे ही हैं। तो इस तरीके से यूएसए की नाराज़गी के चलते और अब रशिया के साथ में एक न्यू एक्सेस क्रिएट करना चाह रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया। फिर बात आ जाती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश का सीन कुछ डिफरेंट है। तो अभी की बात अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को लेकर के कई बार इश्यूज उठते हैं ना, तो उनको लेकर के यूएस बहुत ज़्यादा आ गया था, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ह्यूमन राइट्स को लेते हुए ही बांग्लादेश को रिसेंटली यूएसए ने कर दिया क्रिटिसाइज, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया जो है वो अभी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर आप आगे देखोगे कि बांग्लादेश में एक जगह है रूपपुर, वहाँ पर बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया ही बना रहा है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा 1971 का जो वॉर था बांग्लादेश लिबरेशन का, उस वॉर में इंडिया को सपोर्ट पूरा था मॉस्को की तरफ से, यूएसएसआर का पूरा सपोर्ट था, तब जाकर के हम लिबरेट करवा पाए थे बांग्लादेश को। तो ऐसे में मॉस्को का वो एक जो रिलेशन है पुराना, उसको भी मनाना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है। इसके अलावा अभी जो बांग्लादेश की सरकार और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी टेंशन चल रही है कि जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार ने रैपिड एक्शन बटालियन क्रिएट की अभी, उसमें ये था कि जो जिहादी ग्रुप्स पनप रहे हैं बांग्लादेश में उनको कैसे भी रोका जाए। बट यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया कि आप जो है वो जिहादिस्ट ग्रुप्स को दबाने के नाम पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। तो ऐसे में यूएसए के खिलाफ में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बांग्लादेश ने कर दिया एब्सटेन। नेक्स्ट हम देखें तो वो है कि रशिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया गया है नेपाल के द्वारा। नॉर्थ में चाइना, साउथ में इंडिया और बीच में सैंडविच्ड है नेपाल। दोनों कंट्रीज़ ने, चाइना और इंडिया ने तो एब्सटेन किया, बट नेपाल ने क्रिटिसाइज़ किया। इसमें एक तो वजह ये कि यूएसए की तरफ से लगातार एक प्रेशर था, कई सालों से एक पेंडिंग डील चल रही थी $500 मिलियन की, और उसको अल्टीमेटली 28 फरवरी को जाकर के बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए वो प्रोविज़न था। अब यूएसए जो है उसने यहाँ तक डेडलाइन दे दी थी कि अगर आपने इसको अप्रूवल नहीं दिया है तो हम रिव्यू करेंगे कि भाई क्या चक्कर है, आप मना क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ देखें तो नेपाल में आपको पता है अभी रिसेंटली चाइना का बहुत ज़्यादा इमरजेंस देखने को मिला है, चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इवन चाइना के द्वारा ये देखा जा रहा है कि यूएसए जो जिस तरीके से $500 मिलियन का जो ग्रांट दे रहा है ना, ये लोन नहीं है, ग्रांट है, ठीक है।
तो इसमें यूएस अपनी इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है बांग्लादेश में जो चाइनीज़ एमरजेंसी है उसको काउंटर करने के लिए। तो ये एक कहीं ना कहीं दबाव भी था और बांग्लादेश के इंटरेस्ट में भी था। तो ऐसे चलते हुए बांग्लादेश क्यों बोल रहा हूँ, नेपाल ने इस तरीके से यहाँ पर जो है वो रशिया के इस इन्वेजन को क्या कर दिया, क्रिटिसाइज। और ये $500 मिलियन का ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को बोला गया है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ओके, तो ये है नेपाल का स्टैंड। दूसरा आगे देखें तो छोटे 3 कंट्रीज़ रह गए, एक तो भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। भूटान के लिए ये कहा जाता है कि ये तो इंडियन सैटेलाइट है, इंडिया ने जो किया वो भूटान करेगा। पर यहाँ पर अब की बार इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है भूटान में। कारण क्या है इसके पीछे कि आज अगर रशिया ने इन्वेड कर लिया है यूक्रेन को और यहाँ पर अगर भूटान न्यूट्रलिटी दिखाए तो कल को ना चाइना अगर इन्वेड कर दे भूटान को तो फिर बाद में उसके लिए कौन वोट करेगा, उसको सपोर्ट कौन करने वाला है। तो ये चीज़ चल रही है। वैसे तो अक्टूबर 2021 में एक MOU साइन हुआ है भूटान और चाइना के बीच में टेरिटोरियल सेटलमेंट को लेकर, पर वही चीज़ है चाइना पे कितना विश्वास किया जा सकता है वो टाइम बताएगा। तो भूटान ने देखो क्रिटिसाइज़ कर दिया रशिया को। फिर आ जाओ मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स ने अपने हिसाब से पहले का टाइम तो ये था कि जब अब्दुल्ला यमीन की जो गवर्नमेंट थी ना वो तो देखो चाइना की तरफ से चलती थी, हर चीज़ में चाइना फेमस। अभी जो है वो सोली गवर्नमेंट चल रही है मालदीव्स में, तो उन्होंने अपनी तरफ से यूएसए को सपोर्ट, यूएसए के साथ में टाइज हैं अभी रिसेंट टाइम में अच्छे खासे बने हैं। तो इस केस में मालदीव्स ने जो है अपनी तरफ से रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है। फिर बात आती है अफ़गानिस्तान की। अभी तक यूनाइटेड नेशन में अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट वही गवर्नमेंट कर रही है या वो लोग ही कर रहे हैं जो अशरफ गनी की सरकार के टाइम पे करते थे। पर आपको पता अभी करंटली तालिबान रिजीम चल रहा है वहाँ पे, पर तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं दिया गया, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना गया है। तो अफ़गानिस्तान का जो रिप्रेजेंटेशन है यूएन में, उन्होंने तो देखो यूएसए की तरफ से बोलते हुए रशिया को क्रिटिसाइज़ कर दिया। पर जो एक्चुअल में हम देखें तालिबान रिजीम ने क्या स्टेटमेंट दिए, तो तालिबान के स्टेटमेंट थे न्यूट्रलिटी के, और ये बोला गया कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। क्योंकि मुश्किल क्या है कि अफ़गानिस्तान में वैसे ही क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और अब ये रशिया ने जैसे ही यूक्रेन में इन्वेड कर दिया ना, तो उसके बाद में अफ़गानिस्तान से नज़रें सबकी हट गई है। ऐसे में जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ चल रहा है अफ़गानिस्तान में वो नहीं रुक पा रहा है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरीके से ऐसे में अफ़गानिस्तान का जो रिप्रेजेंटेशन है यूएन में, उन्होंने तो क्रिटिसाइज़ किया है रशिया को, पर तालिबान जो है वो न्यूट्रल रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है कि वॉर की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स की जो अवेलेबिलिटी है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, उस पर क्या असर होगा। देखो, जब भी सेमीकंडक्टर चिप्स या जिनको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, उनके प्रोडक्शन की बात करें तो 2 इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो है नियॉन गैस और एक हो गया पैलेडियम। ये दोनों की सप्लाई में, नियॉन की सप्लाई में तो देखो यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और पैलेडियम की सप्लाई में रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है, और दोनों तरफ से ही सप्लाई जो है एक बार रुकी हुई है। यूक्रेन का तो आपको पता है कि जो वहाँ पर फंक्शनिंग है पूरी इकोनॉमी की वो ही एकदम ठप हो गई है, और रशिया पे लगा दिए गए हैं सैंक्शंस, तो दोनों तरफ से सप्लाई जो है वो रुक गई। तो इस केस में जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर चिप मेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, पर जब सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल वही अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। दूसरी तरफ चिप शॉर्टेज की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आता है कि भाई चिप्स अगर शॉर्टेज है इसका मतलब ये महंगी हो जाएगी, महंगी होगी तो इनका यूज़ जिन भी इक्विपमेंट्स में या अप्लाइंसेस में होगा वो भी फिर मार्केट में महंगे बिकेंगे, तो इस तरीके से और ज़्यादा महंगाई का स्कोप बन जाता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको पता ही है जो मैंने अभी बता दी। रशिया जो है वो इंटरनेशनली जितना भी पैलेडियम का जो सप्लाई होती है ना उसका 40% रशिया से होता है, और यूक्रेन जो है वो टोटल जितना नियॉन गैस का सप्लाई होता है उसका 70% सप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है। अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी, और दोनों कंट्रीज़ लड़ाई में फंसे पड़े हैं, तो इसका असर सीधा सीधा सीरियसली सेमीकंडक्टर चिप पे इंडस्ट्री पे पड़ेगा कि नहीं, यही मेन चीज़ है।
अब देखो कुछ अगर इंडस्ट्रीज़ ने अपने हिसाब से स्टॉक पाइलिंग कर रखी हो, मान लो कि अपने पास में पहले से नियॉन और ये पैलेडियम जो है इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी स्टोर कर रखी है, तो वो तो चलो ठीक है प्रोड्यूस कर लेंगे, पर जहाँ पर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वहाँ तो प्रॉब्लम आई गई ना। नियॉन गैस और पैलेडियम कैसे इंपॉर्टेंट है चिप मेकिंग में वो देखते हैं। देखो नियॉन गैस जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जब भी सेमीकंडक्टर चिप पे आप कोई भी सर्किट फैब्रिकेट करते हो, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना तार जोड़ते हैं खुले में, उन तारों के ही स्ट्रक्चर को अगर हम एक सिंपल सी सेमीकंडक्टर चिप पे अगर डालते हैं तो उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। और फैब्रिकेशन के लिए एक मेथड यूज़ होता है, उस मेथड का नाम हो जाता है फोटोलिथोग्राफी, और उसमें नियॉन गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और नियॉन गैस की अगर बात करें तो इसमें जब माइक्रो लेवल पे या फिर नैनो लेवल पे, मतलब 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁻⁹ मीटर तक की जो डिस्टेंस पे आप मेजरमेंट लेकर के फिर आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वहाँ पर फिर आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे में जो नियॉन गैस है जो कि फोटोलिथोग्राफी में यूज़ हो रही है, उसकी जो प्योरिटी है वो 99.99% होनी चाहिए, और ये प्योरिटी वाली ही सप्लाई ही यूक्रेन से होती थी। पर वही चीज़ है कि यूक्रेन की जो दो मेन कंपनियां हैं, एक का नाम है इंकास और एक का नाम है सिरियन क्रायोइन, ठीक है, तो इन दोनों की सप्लाई है या प्रोडक्शन है वो रुकी पड़ी है, तो ये हो गया गड़बड़। पैलेडियम की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप जो बनती हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं ना, उन इलेक्ट्रोड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब एक शील्ड दे दी जाती है पैलेडियम से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ओके, अब वही चीज़ है, अब माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं छोटे छोटे एकदम माइक्रो लेवल की डायमेंशन और काम बड़े बड़े, तो उसमें फिर क्या है, पैलेडियम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो भी मुश्किल हो गई। तो ये दोनों की सप्लाई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भी या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज से है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रशिया जो है अटैक करता करता अभी नेटो के द्वार तक, नेटो डोर्स तक पहुंच गया है। मतलब ये कि पोलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है ही, और यूक्रेन की जो टेरिटरीज लोकेटेड है पोलैंड बॉर्डर के पास में, वहाँ तक रशिया की जो अटैक है वो पहुँच चुकी है। तो ऐसे में इंडिया ने डिसाइड किया है कि हमारी जो एम्बेसी है यूक्रेन में, उसको हम अभी पोलैंड में मूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने यूक्रेन में इन्वेजन होने के बाद में अपनी एम्बेसी किस कंट्री में शिफ्ट की थी, जो कि है तो यूक्रेन के लिए ही, पर शिफ्ट कहाँ की गई थी, पोलैंड में, ठीक है। तो ये एक चीज़ बताई जा रही। तो बेसिकली ये कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। और आपको पता है जिसको चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो और इसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे, राजनाथ सिंह जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ये प्रेजेंट थे। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम हमारी एम्बेसी को अब यूक्रेन में एक बार पोलैंड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में आप देख सकते हो हाल लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे देखो रशिया ने अपनी तरफ से पहला एक कदम उठा लिया है, वो ये कि यूक्रेनियन सिटी मेलिटोपोल उसको टेक ओवर कर लिया गया था पहले। अब वहाँ पर रशिया ने अपने इंडिविजुअल, मतलब प्रो रशियन इंडिविजुअल को मेयर के तौर पे अपॉइंट कर दिया है, और ये एक न्यू रियलिटी है। और जो न्यू मेयर अपॉइंट हुए हैं वो अब रशिया के हिसाब से काम करेंगे। तो आप देख सकते हो ये पॉलिटिकल टेक ओवर है, ये हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो इधर आप देख सकते हो यहाँ पर ईरान जो है वो क्लेम कर रहा है कि इराक में एक सिटी है जिसका नाम है इरबिल, ठीक है, यहाँ पर बताया हुआ है इरबिल। एक तो इदलिब नाम आता है, इदबिल नहीं इदलिब, ये तो है सीरिया में। एक आता है इरबिल, इरबिल नाम अगर आ रहा है तो वो है इराक में। इदलिब, तो ये तो देखो सीरिया का है इदलिब, और अगर इरबिल आ रहा है तो ये है इराक में। तो इरबिल सिटी में यूएसए की कॉन्सुलेट्स वहाँ पर लोकेटेड थे, तो उसके पास में आप देख सकते हो मिसाइल का ट्रेस हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ईरान ने ली है। और आपको पता है कि यूएस और ईरान की 36 के आंकड़े की दोस्ती है, ठीक है। तो ये है मेन। तो इसमें इस मैप को अगर हम जूम करके देखें तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है,
हम सीधा मैप लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इराक किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो जान लेंगे। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इसमें ये बताया जा रहा है कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो महंगे होंगे तो सरकार को मजबूरन सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मर्स पे ज़्यादा लोड हम दे नहीं सकते, और इस तरीके से सब्सिडी अगर ज़्यादा जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट सरकार पे बढ़ेगा। दूसरी तरफ सरकार को थोड़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि टैक्स जो है वो हल्का सा बढ़ कर के अभी आएगा सरकार के पास में। तो एक तरफ तो सब्सिडी जा रही है, मतलब ये एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे आता है ये सब्सिडी वाला, और दूसरी तरफ टैक्स अगर इकट्ठा होता है तो सरकार जो है वो इसको कॉम्पनसेट कर पाएगी। तो महंगाई क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे का कारण तो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसके लिए जो नेचुरल गैस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें भी यूरिया की अगर बात कर लो तो यूरिया में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे यहाँ पर आपको पता है यूरिया सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो इस केस में अगर नेचुरल गैस की प्राइसेस अगर राइज़ हो रही हैं तो डेफिनेटली यूरिया के प्राइस भी राइज़ होंगे। इसके साथ साथ में दूसरे और की अगर बात करें, और जो फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें MOP, जिसका फुल फॉर्म हो गया म्यूरिएट ऑफ पोटाश, तो इसमें नंबर 2 और नंबर 3 पे प्रोडक्शन वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो नंबर 2 पे तो रशिया है, नंबर 3 पे बेलारूस है, और रशिया पे तो आपको पता है सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो MOP की सप्लाई है वो भी डिसरप्टेड है, और बेलारूस है वो भी वही काम करेगा जो रशिया चाहेगा। तो इस तरीके से MOP की सप्लाई में हो गए कंस्ट्रेंट। दूसरा अगर हम बात करें तो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी, MOP की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, ठीक है, तो उसमें भी हम रशिया और बेलारूस पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा डाई अमोनियम फॉस्फेट की अगर बात करें DAP की, तो उसमें भी जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, और इसके अलावा सल्फर एंड रॉक फॉस्फेट, इनकी सप्लाई में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्राइसेस राइज हुए हैं, तो उसका असर भी हमारे यहाँ पर पड़ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट फॉर श्योर बढ़ेगा, और ऑलरेडी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट कितना है, टोटल GDP का 6.9%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है अपने आप में, ठीक है। जबकि FRBM एक्ट ने क्या कहा है कि फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे भी करके कम करते करते 3 तक लाओ और 3 से और रिड्यूस करो, पर ये तो 6.9% चल रहा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये है मेन चीज़। इसके आगे अगर देखें, अगर हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो जैसे हम एक तो UPI यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम, UPI सिस्टम, और जो प्लास्टिक मनी के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी बात करें तो उनमें USA के 2 मेजर्स कौन से, एक तो वीज़ा कार्ड और एक मास्टर कार्ड, इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है अभी भी। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन प्लेयर की बात करें, रुपए है ना, रुपए कार्ड आपने देखा होगा, तो रुपए जो है वो भी अब धीरे धीरे अपने ग्राउंड को राइज कर रहा है। अगर हम UPI की बात करें तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ़ोनपे या गूगल पे, राइट, और ये फ़ोनपे की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट, और गूगल पे आपको पता है ही गूगल। तो ऐसे में इन दोनों कंपनियों के द्वारा 364.43 करोड़ UPI ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए गए हैं अपने आप में फरवरी महीने में, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में UPI और ये गूगल पे और फ़ोनपे एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं अगर UPI ट्रांजैक्शंस की बात भी करें। हाँ, रुपए जो है अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है, ऐसी बात नहीं है, और चैलेंज भी क्रिएट कर रहा है वीज़ा और मास्टर कार्ड के सामने, ठीक है। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड ये दोनों USA की हैं, इधर गूगल पे और फ़ोनपे जो कि वॉलमार्ट के अंडर चल रही है फ़ोनपे, और गूगल के अंडर गूगल पे, ये भी USA की हैं। तो USA के जाइंट्स की पकड़ तो है ही, पर इंडिया भी अब धीरे धीरे अपना राइज कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ एग्रीटेक फंड। देखो, गवर्नमेंट जो है वो अभी एक फ़ंड क्रिएट करने के लिए जा रही है जिसमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का एक यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अब आपको पता है स्टार्टअप इकोसिस्टम हम प्रमोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रमोशन भी हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिले। तो ऐसे में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा एक वेबिनार के टाइम पे कि भाई हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, तो क्यों ना हम स्टार्टअप्स को लेके आए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीटेक फंड क्रिएट किया जाएगा, ये बात बोली गई है। तो एग्रीकल्चर प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये पॉइंट है। इसके आगे
इसके आगे बस और कुछ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है, ठीक है। और इंडिया ने श्रीलंका को 2-0 से टेस्ट सीरीज़ भी हरा दिया है, तो ऐसे में ये रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली सीरीज़ खेली गई थी वो जीत ली है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने देख ली है, कुछ बचा हो तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।